Assalamualaikum. वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 एडवांस वेब डेवलपमेंट कोर्स। और रिएक्ट का लेक्चर नंबर 1 है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट बता दूं कि ये अभी जो लेक्चर सीरीज होगी ये रिएक्ट के लेटेस्ट फ्रेमवर्क के ऊपर है। सॉरी, रिएक्ट के जो अभी लेटेस्ट लॉन्चिंग है उसके ऊपर है। उससे पहले ये होता था कि ये जो रिएक्ट है जो पहले लोग यूज कर रहे थे, या आप ऐसे समझने के बाकी जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा वो प्रीवियस वेरिएंट का मिलेगा। लेकिन अभी चूंकि इसके अंदर काफी चेंजेस आ चुके हैं। और चेंजेस क्यों आएंगे? क्योंकि अभी जेक्ट ने नोड जेएस के साथ अपना फ्रेमवर्क के साथ इसको इनहेंस कर लिया, तो इस वजह से जो है ना ये चीजें काफी ज्यादा भी इम्प्रूव हो चुकी हैं। तो पहले क्या होता था, नोड जेएस था, फिर उसके बाद जो है ना वो आगे मजीद इसके अंदर चीजें आती गई हैं। तो अभी जब हम रिएक्ट को नेक्स्ट जेएस के साथ कंसीडर करेंगे तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुकी होगी। और इसके अभी तक कहीं पे यूट्यूब पे कोई ऐसा कंटेंट नहीं मिलता, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिएक्ट है क्या। रिएक्ट बेसिकली एक, अगर आप यूट्यूब सॉरी गूगल पे सिंपल आप लिखें कि रिएक्ट, खाली लिख लें, रिएक्ट लिख लें या रिएक्ट जेएस लिख लें, एक ही बात है। तो ये हमारे पास ओपन हो जाता है। ठीक है। रिएक्ट बेसिकली ये क्या है? लाइब्रेरी है। ठीक है। लाइब्रेरी क्या होती है? और लाइब्रेरी बेसिकली होती है कि जब हम कोई भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक नेक्स्ट चीज को इनहेंस करना चाहते हैं, सिंगल प्रॉपर्टी को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लाइब्रेरी को यूज करते हैं। ठीक है। और इसी तरह से एक होता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है कि जिसके अंदर हम मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, मतलब कि उसमें काफी ज्यादा बिल्ट इन फीचर्स आ जाते हैं, और वो हम फ्रेमवर्क के अंदर उसको इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है। और अक्सर जो है ना इसकी एग्जांपल दी जाती है कि जैसे आप लेट्स सपोज के कोई एक घर बनाते हैं। ठीक है। एक आपको बना बनाया घर मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। बस जो बनी हुई चीजें हैं उन्हीं को ही आप यूज करोगे। जैसे हम CSS के अंदर बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बनी बनाई क्लासेस होती हैं और उन्हीं को ही हम एक लिमिटेड वे में लेकर चल रहे होते हैं। उसके अंदर ज्यादा कस्टमाइजेशन अलाउ नहीं होता। लेकिन लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी की एग्जांपल ऐसे है जैसे आप एक प्लॉट लेते हैं और प्लॉट के ऊपर आप अपना घर बनाते हैं, पूरा जिस तरह से कस्टमाइज उसको करना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। तो रिएक्ट भी बेसिकली क्या है? एक लाइब्रेरी है। ठीक है। और ये फेसबुक वालों ने लॉन्च की थी, और फेसबुक की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारी की सारी इस रिएक्ट के ऊपर बनी है। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन वगैरह बनाने में काफी हेल्पफुल है। उसके अलावा बाकी मतलब कि पेजेस इससे फास्ट हो जाते हैं, और रेंडरिंग में काफी ज्यादा इसका इशू जो है ना सॉल्व हो जाता है। अब जैसे देखें, ये रेफरेंस मैं कम्युनिटी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कहीं के ऊपर आपको ये घूमता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, नहीं नजर आ रहा। अब जैसे मैं ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये कहीं रोटेट नहीं हो रहा। सिंपल जो है ना, जैसे मैंने ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया, ब्लॉग आ गया। रेफरेंस के ऊपर क्लिक किया, रेफरेंस आ गया। कम्युनिटी के ऊपर क्लिक किया, कम्युनिटी आ गया। और इसी तरह से अगर मैं लेट्स सपोज के यूट्यूब को ओपन कर देता हूँ, तो अभी आप देखिएगा कि मैं अगर चैनल सर्च करता हूँ मुस्तंग सर रियाज के नाम से, तो अब ये क्या आ गया? ये मेरा चैनल आ गया। तो अब इसमें देखें, मैं अगर शॉर्ट्स को देखता हूँ तो ऊपर वाला फ्रेमवर्क चेंज नहीं होता, मतलब कि ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होता, वो एज इट रहता है। तो ये रिएक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसके अंदर हम जस्ट राउटिंग ऐड करते हैं। और जैसे बाकी वेबसाइट के ऊपर हो रहा होता था कि हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते थे, तो वो पूरे का पूरा रोटेट करता था। फिर रोटेट होने के बाद उस वेबसाइट का एड्रेस ओपन होता था। अब जैसे ये देखें, मैं सर्विसेज वाले पेज को ओपन करता हूँ, तो ये देखिए ये घूमना शुरू हो गया।
घूमा, फिर उसके बाद इधर ये लोडिंग हुई और उसके बाद जाकर ये डिस्प्ले हुआ। लेकिन रिएक्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। एक सिंपल रेफरेंस किया, कंप्लीट किया, ब्लॉक किया, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये मजीद पावरफुल हो गया। वो कैसे? अ, उसके लिए हम इसके साथ एक फ्रेमवर्क को अटैच किया गया। और वो फ्रेमवर्क कौन कौन सा था? जैसे हम पीएचपी के लिए लारावेल फ्रेमवर्क यूज कर लेते हैं या इस तरह से, तो इसी तरह से रिएक्ट के लिए एक फ्रेमवर्क आया जिसका नाम है नेक्स्ट जेएस। ठीक है। तो हम नेक्स्ट जेएस के अंदर काफी ज्यादा चीजें हमें बिल्ट इन मिल जाती हैं। तो हमें जस्ट उसको यूज करके और इनहेंस कर सकते हैं अपनी ऐप की कैपेबिलिटी। तो चले जी, अब हम फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं। होपफुली आपको इंट्रो समझ आ चुका हो। तो सबसे पहले मैं CMD को ओपन कर लूंगा। अच्छा, इसमें एक बात याद रख लीजिएगा कि जैसे हम HTML या CSS की फाइल थी, उनको हम किस तरह से यूज करते थे कि फोल्डर एक बनाकर और सारी चीजें उसके थ्रू कर देते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सारी की सारी चीजें जो है ना, वो हमने कमांड बेस लिखी होती है। तो मैंने कमांड को ओपन कर दिया, तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट सी यूजर्स और नेट में आ जाता है। उसके बाद मैं DIR ओपन करूंगा तो ये मेरी सारी डायरेक्टरी आ गई कि जो इस फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी पड़ी हुई है। अब मैंने कहाँ पे जाना है? लेट्स सपोज कि मैंने जाना है डेस्कटॉप पे जाना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? CD लिखूंगा। CD का मतलब क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। तो CD लिखूंगा तो वो डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी। और इसको मैं लेकर जाना चाहता हूँ किधर जी? डेस्कटॉप। सही। CD डेस्कटॉप लिखूंगा तो वो डेस्कटॉप पे आ गया। अब वहां पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ MKDIR के नाम से। MKDIR का मतलब क्या होता है? मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? फोल्डर। तो लेट्स सपोज कि मैं एक रिएक्ट के नाम से फोल्डर बना लेता हूँ। रिएक्ट के नाम से बना लें या रिएक्ट वन कर देते हैं। चलो रिएक्ट, क्योंकि कीवर्ड है तो ऐसे कोई इशू ना हो। तो ये मैंने, मेरा फोल्डर बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा? उस फोल्डर के अंदर मूव करूंगा। मैं क्या लिखूंगा? रिएक्ट DIR 1। तो ये मेरा, अच्छा सॉरी, रिएक्ट, सॉरी क्या था? CDREACT रिएक्ट 1, इसके नाम से फोल्डर था ना। तो अब हम उस फोल्डर में आ गए, और अगर मैं DIR करके चेक करूं तो अभी मेरे पास फोल्डर एम्प्टी है, कोई भी चीज इसके अंदर नहीं पड़ी हुई। तो अब यहाँ पर हम जो रिएक्ट की ऐप है वो इंस्टॉल करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है? सिंपल सी एक कमांड दी जाती है। लेकिन अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको इजीली लर्निंग पर्पस के लिए जो है ना वो बेस्ट है। तो इसमें ये आपको सबसे पहले क्विक स्टार्ट मिल जाता है कि आप इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ें बताऊं जो कि ज़रूरी है। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम चूंकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस में हैं, तो इसके लिए एक कमांड यूज होती है जिसका नाम है स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आए, ये आ जाएगी NPX। ठीक है। तो NPX क्रिएट नेक्स्ट ऐप, इसके जरिए हम नेक्स्ट ऐप को क्रिएट करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिएक्ट अभी नेक्स्ट के साथ यूज हो रहा है, तो इसलिए पहले ये होता था क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज करते थे, लेकिन अब नेक्स्ट ऐप के जरिए जो है ना वो प्रोजेक्ट को क्रिएट किया जाता है। क्योंकि नेक्स्ट एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट के साथ जो है ना इसको यूज किया जा रहा है। अब इसमें NPX क्या है? नोड पैकेज एग्जीक्यूशन, नोड पैकेज मैनेजर। NPM एक होता है और एक NPX होता है। ठीक है। अब ये NPM या NPX, इसको हम कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए हमें एक रन टाइम फ्रेमवर्क चाहिए होता है जिसका नाम है Node.js। जैसे हम PHP वगैरह के लिए जैप यूज करते हैं, तो इसके लिए जो यूज होता है उसका नाम क्या है? Node.js। तो हम Node.js जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका नाम है nodejs.org। और इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं। एक हमारे पास आता है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर, और एक आता है करंट। करंट का मतलब क्या है? कि जो अभी करंटली लॉन्च किया गया है। और ये रिकमेंडेड इसलिए होता है कि ये रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर, इसके ऊपर इसलिए रिकमेंडेड लिखा होता है कि इसमें कोई बग वगैरह नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि अभी अभी लॉन्च किया गया, तो हो सकता है कोई बग वगैरह हो। तो
दोनों में से कोई भी कर ले कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। तो वैसे मोस्टली कहते हैं कि आप इसी को यूज कर लें, लेकिन अगर आप इसको भी यूज करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, नो इशू, यू कैन यूज इट। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर वाले LTS, ये इसको हम अभी डाउनलोड कर रहे हैं। सही है। तो ये मेरा नोट पैकेज क्या हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है MSI एक्सटेंशन के साथ। एक XZ एक्सटेंशन होती है और एक MSI एक्सटेंशन होती है, ये नॉर्मल MSI फॉर्म में होता है। अच्छा, जब आपकी विंडो है तो ये इस तरह से आएगा, और अगर लिनक्स या कुछ इस तरह से होगा तो फिर चेंज होगा। वो आपके जैसे ही आप वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है। तो अभी हम इसे क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। अ, ये हमारे पास आ गया जी, नेक्स्ट। जैसे नॉर्मली इंस्टॉल किया जाता है इसी तरह से आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये सी सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स और नोड जैसे इसको इंस्टॉल किया जा रहा है, और इसी तरह से हमने नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा, ये बैक गया था, हमने इसे नेक्स्ट किया, और कह रहे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल। ये अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, चूंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। अगर हम नेसेसरी टूल्स की बात करेंगे तो फिर इंस्टॉल होते होते काफ़ी देर लगा देगा, तो इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपने इसे इंस्टॉल कर देना है। सही है। तो अभी जितनी देर में ये इंस्टॉल होता है तो हम एक और काम कर लेते हैं। हम जाते हैं अपने, जी, बल्कि ये हो चुका है। मेरे कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि इसमें SSD भी लगी हुई है, रैम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ये जल्दी कर रहा है। बस बात ये होता है कि 5 to 6 7 मिनट्स ले लेता है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। चलिए, ये अभी जो है ना इस तरह से कर रहा है। उतनी देर में हम क्या करते हैं कि अपने ये विजुअल स्टूडियो कोड को सेट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये बल्कि हो चुका है। सही है। अच्छा, उसके बाद हमने सिंपल कमांड देनी है, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो ये क्या है, NPX क्रिएट नेक्स्ट ऐप, इसी को बेशक कॉपी कर लें। यहाँ पे आकर मैं इसे पेस्ट करूंगा और स्टार्ट कर दूँ। अब ये ऐप क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप हमने जैसे ही कमांड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरे के पूरे नेक्स्ट ऐप को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। और मैंने आपको अगेन बार बार यही कह रहा हूँ कि ये नेक्स्ट एक फ्रेमवर्क है। तो जब हम फ्रेमवर्क को यूज करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सी चीजें होती हैं। तो अब ये कह रहा है कि नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, क्रिएट नेक्स्ट ऐप @13, कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि क्या मैं प्रोसीड कर दूं। मैंने लिख दिया जी वाई। वाई का मतलब क्या है, यस। ठीक है। तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद कह रहा है जी व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम, आपके प्रोजेक्ट नेम क्या होना चाहिए। तो लेट्स सपोज के मैं लिख लेता हूँ जी 8XO। ठीक है। उसके बाद मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। वो कह रहा है कि क्या आप टाइप स्क्रिप्ट को करना चाहते हैं। टाइप स्क्रिप्ट नॉर्मल मतलब एक अलग लैंग्वेज है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म वगैरह के लिए यूज होती है, तो हम फिलहाल अभी इसे क्या कर देते हैं, नो। उसके बाद ये लिंक को आप करना चाहते हैं, मैं इसको भी नो कर देता हूँ। टाइमर CSS को करना चाहते हैं, तो इसको अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो रहने दें। ये भी CSS का ही आगे मजीद जो है ना इस तरह से लाइब्रेरी है जिसको यूज किया जाता है। तो अभी के लिए लेट्स उसको मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद फिर व्हाट यू लाइक टू यूज सोर्स डायरेक्टरी, क्या आप इसे करना चाहेंगे, मैंने इसे नो कर दिया। ऐप राउटर को क्या करना है, यस करना है, क्योंकि ऐप राउटर जो है ना वो जरूरी होता है। जितने भी रिएक्ट की ऐप है वो सारी राउटिंग बेस पे ही चलती है। उसके बाद वो कह रहे हैं वुड यू लाइक कस्टमाइज द डिफॉल्ट इंपोर्ट अलाइस, मैंने नो कर दिया। तो ये इंस्टॉल करना स्टार्ट हो चुका है। किसको स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्ट को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्ट डॉम को, नेक्स्ट टाइलमेट CSS को, पोस्ट CS को, और ऑटो प्रीफिक्सर। रिएक्ट डॉम मैंने आपको बताया था। ठीक है। जो हमने वो इवेंट्स वगैरह किए थे वो हमारे रिएक्ट डॉम के अंदर आ जाते हैं। बाकी ये नेक्स्ट ऐप को कर रहा है। ठीक है, टाइलमेट CSS को कर रहा है। वो CSS जो CSS ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और ऑटो प्रीफिक्सर क्या होता है कि ये किसी भी ब्राउजर के ऊपर इसका इशू ना आए, इसलिए इसको
मतलब कि ऑटो प्रीफिक्सर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो इसलिए फिर ऑटो प्रीफिक्सर को भी इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है कि जब हम इस ऐप को किसी भी ब्राउजर के ऊपर रन करेंगे तो वहाँ पे इशू नहीं करेगा। चलें जी, ये अभी क्रिएट हो रही है। और अगर मैं आपको अपना फोल्डर दिखाऊं तो इसके अंदर कौन सा था, क्या था फोल्डर का नाम, था ये रिएक्ट वन। तो अब ये देखें, ये टेक्सोल और ये फाइल आना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक हम इससे भी छिड़ेंगे नहीं। तो उतनी देर में हम एक काम करते हैं, वो ये है कि विजुअल स्टूडियो कोड को सेट कर देते हैं रिएक्ट के लिए। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करूंगा, और ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा फाइल में, और फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर। और फोल्डर हमारे पास कौन सा है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर है जी, क्या नाम था फोल्डर का नाम, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर है, तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्ट वन। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ। तो ये देखें जी, सिलेक्ट वन के अंदर, सॉरी ये टेक्सोल था, ये हमारे पास फोल्डर है। अच्छा, अब ये स्टार्ट हो चुका है। अब इसके लिए हमें एक एक्सटेंशन करना पड़ती है जो कि रिएक्ट के लिए जरूरी है। वैसे आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे फायदा ये हो जाता है कि जैसे हम एचटीएमएल का कोड लिख रहे थे तो हम ओपनिंग टैग लगाते थे, क्लोजिंग टैग खुद लगा देता था, या इस तरह से सजेशन आ जाती थी, बाकी आगे हम सीएसएस जैसे लिख रहे थे। तो इसमें भी क्या चाहिए होती है, हमें कुछ सजेशन चाहिए होती है, हमें पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता। जस्ट हम उसका शॉर्ट लिखेंगे तो खुद खुद उसको इंपोर्ट कर देगा। तो उसके लिए क्या होती है, एक्सटेंशन उसका नाम है सिंपल रिएक्ट स्निपेस्ट। ठीक है, ये एक्सटेंशन होती है, इसको इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी कोड की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। अब जैसे आप इसको देखें, जैसे वो मतलब नॉर्मल हम कोई एक्सटेंशन का जब ये हम यूज करते हैं तो किसी भी वर्ड की एक शॉर्टकट हम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको वो यूज कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो जस्ट हमने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जस्ट इतना करना है। और विजुअल स्टूडियो कोड का तरीकाकार क्या है इंस्टॉल करने का, वो सारी चीजें हम पहले डिस्कस की हुई है और इसको हम यूज भी कर रहे हैं। चलें जी, हमारी ऐप क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, और ये देखिए सक्सेस का मैसेज आ गया है। इसका मतलब क्या है कि हमारी ऐप क्रिएट हो चुकी है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज है तो इस वजह से ये जल्दी हो गया, वरना 6 to 7 10 मिनट्स ले जाती है, तो आपने परेशान नहीं होना इस लिहाज से। अच्छा, उसके अलावा एक और मेथड भी होता है। अब जैसे मैं इसको अगर क्लोज कर दूं तो मैं इधर क्या लिखूंगा, पहले उस फोल्डर में जाऊं जिस फोल्डर में मेरी ऐप पड़ी है, उसका नाम क्या है जी, सीडी। ये टेक्सोल के नाम से फोल्डर बनाया। हाँ, अब ये इसके अंदर मेरी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, कोड डॉट ये करूंगा। अच्छा, ये शायद जो है ना वो मेरा पाथ नहीं इंक्लूड, इस वजह से थोड़ा सा इशू कर रहा है। वरना आप इधर से ही ओपन कर सकते हैं, कोड डॉट लिखें। वो क्या होता है कि व्यू स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने फोल्डर इंपोर्ट कर दिया था तो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा, सही है। अब इसके अंदर सारी जितनी भी उसकी फाइल्स हैं जो कि नेक्स्ट जेएस के लिए जो है ना वो जरूरी होती है, वो सारी उसने खुद खुद इंपोर्ट करके रख दी। तो ये सारे की सारी जो फाइल्स हैं, इन सारी फाइल्स को यूज करना जरूरी नहीं है। इनमें से कुछ फाइल्स होंगी जो कि हमारे लिए जरूरी होंगी, बाकी उसने एज इन इंपोर्ट करके रख दी है, क्योंकि वो डिफॉल्ट एक ऐप के साथ आती है नेक्स्ट जेएस के साथ। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि ऐप का क्या फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आपको
ये दो चीजें फाइल की समझ आना जरूरी है। पहला है पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन क्या है? पैकेज डॉट जेसन क्या है? इसके अंदर वो तमाम हमारे पैकेजेस की डिटेल होती है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल किए गए। अब जैसे देखें, नेम। नेम इसका क्या है? ऐप का नाम क्या है जी? एटेक्सोल। वर्जन कौन सा है? 0.1.0। बाकी ये आगे इस तरह से स्क्रिप्ट कौन कौन से इसके अंदर इंस्टॉल है जी? नेक्स्ट है बिल्ड, स्टार्ट, इस तरह से लिंक डिपेंडेंसीज क्या है जी? ऑटो प्रीफिक्सर हमने किया था। नेक्स्ट किया था पोस्ट सीएसएस किया है जी। रिएक्ट किया है, रिएक्ट डॉम किया, और टाइलमेट सीएसएस किया। फिर आगे उसके वेरिएंट्स भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से वेरिएंट अभी इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। अभी जैसे ये नेक्स्ट का वेरिएंट 13.4.19, तो ये भी नेक्स्ट का वेरिएंट इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है, नेक्स्ट जेएस का। ठीक है। और उसके अलावा ये पैकेज लॉग डॉट जेसन होती है, इसमें मजीद डिटेल दी होती है, जिसके अंदर आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको मजीद देख सकते हैं, जिसमें मजीद जो है ना वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पैकेज जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन। अच्छा, अभी हम इसको रन कर लेते हैं, और रन करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या चीज़ें आ रही हैं। तो मैं जाऊंगा टर्मिनल, और उसके बाद आएगा न्यू टर्मिनल। अब न्यू टर्मिनल में ये यहाँ पे आ रहा है। ये सबसे पहले इधर क्या है? टर्मिनल। टर्मिनल के बाद न्यू टर्मिनल। अब एक तो जो हमने कमांड लिखी थी वो यहाँ पे लिखी थी, यानी CMD के थ्रू। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसी के अंदर ही यूज करें, स्टूडियो कोड के अंदर ही, तो उसके लिए फिर हम टर्मिनल यूज कर देते हैं। सही है। तो वो कैसे आएगा? ये थ्री डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो टर्मिनल, और ये न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास शो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने पहले उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर के अंदर हमारी ऐप पड़ी है। तो रिएक्ट वन का फोल्डर है। रिएक्ट वन के आगे हमारे पास जो फाइल पड़ी है वो किसमें पड़ी है? CD8 टेक्सोल के अंदर। यहाँ पे आपने लिख देना है npm run dev। ठीक है। तो npm run dev करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा, और फाइल स्टार्ट हो जाएगी। तो npm का क्या मतलब है? नोड पैकेज मैनेजर। npx क्या होता है? नोड पैकेज एग्जीक्यूशन। और npm का क्या मतलब है? नोड पैकेज मैनेजर। और ये रन टाइम के लिए जरूरी होता है। तो इसलिए हमने इसको जैसे भी नोड जेएस को इंस्टॉल किया तो उसी के अंदर npx भी आ जाता है और npm भी आ जाता है। तो ये मैंने लिखा npm run dev। अब ये क्या करेगा? इसको कंपाइल करेगा। ये देखें, ये अभी कंपाइल हो रहा है। जब ये 100% कंपाइल हो जाएगी तो उसके बाद फिर हमें एक लोकल होस्ट मिल जाएगा। बल्कि ये मिल चुका है। यहाँ पर हम इसे जाकर चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसी लिंक को कॉपी करूँ, इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी बंद ही हो गया यार। फिर मैं लिख देता हूँ npm run dev। ठीक है। इसको स्टार्ट किया। इसको मैं कॉपी किया, और उसके बाद जो है ना वो इस तरह से यहाँ पे आकर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, तो ये अभी ये देखें, ये हमारी पहली ऐप आ चुकी है। तो इसमें देखें, ये इसका पहला जो है ना वो इस तरह से व्यू आया है। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो ये इस तरह से हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका बाय डिफॉल्ट पेज होता है जो कि इसके अंदर इंक्लूड होता है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। वो ये है कि अभी हम फोल्डर स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे कि पहले हमने पैकेज डॉट जेसन को डिस्कस कर लिया, फिर पैकेज डॉट जेसन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सारा जो ये नजर आ रहा है ये कहाँ पे आ रहा है? तो ये कहाँ पे आ रहा है जी? ये आ रहा है ऐप के अंदर। ठीक है। अब ऐप के अंदर आप जाएंगे, और ऐप के अंदर जाने के बाद बाकी सारे फोल्डर्स को भी आप एक दफा भूल जाए। ये पब्लिक नोड मॉड्यूल्स, ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर काफी ज्यादा चीजें होती हैं। अब जब आप किसी गिटहब से किसी
रिएक्ट के कोड को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें नोड मॉड्यूल्स नहीं होता, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा काफी ज्यादा इसमें कोड आ जाता है जो कि एक आपकी वेबसाइट को थोड़ा सा क्या कह सकते हैं स्पीड इसकी स्लो कर सकता है, तो साइज इंक्रीज कर देता है, तो इसलिए नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर देते हैं। और जब गिटहब के ऊपर अपलोड किया जाता है, जब दोबारा उसको इंपोर्ट किया जाता है तो फिर उसके जितने भी नोड मॉड्यूल्स के चीजें हैं उनको दोबारा से इंपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। बाकी एक दफा आप फोल्डर सिंपल आप भूल जाएं, जस्ट हम जो सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर वो है ऐप। अब ऐप के अंदर जो है ना इस तरह से दो चीजें आ रही है अभी फिलहाल। एक है ग्लोबल डॉट सी एस एस और एक है पेज डॉट जेएस। अब पेज डॉट जेएस के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, मैं अभी फिलहाल के लिए टर्मिनल को नीचे ले जाता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये देखें जी, ये आ गया जो कि हमें फ्रंट पे शो कर रहा था। अब ये जैसे देखें, ये डॉक्स आ रहा है, ये लर्न आ रहा है, ठीक है, कुछ भी इधर आ रहा है। जैसे मैं इधर कोर्स को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कुछ भी मैं लिख लेता हूँ, वेलकम टू एट एक्सोल जेट ऐप कोर्स। ठीक है। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो ये दोबारा से मैं इसको, तो ये देखें जी, वेलकम टू एट एक्सोल, सॉरी वो लिंक आ गया, ये वेलकम टू एट एक्सो रिएक्ट ऐप कोर्स क्विज़ेस, कुछ इस तरह से जो लिखा हुआ था वो हमारे पास आ गया। तो यानी ये हमारा क्या है, मेन पेज है जो कि इधर शो हो रहा है। सही है। और इसके अंदर ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है। ठीक है। अब इसकी जो स्टाइलिंग है वो कहाँ पे हुई है, वो हुई हुई है ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर। तो इसमें देखें, ये पहले तीन जो लाइंस हैं ये आ रही है टाइलमेंट की, और आगे जो है ना वो सिंपल जैसे हम बाकी सी एस एस यूज करते थे तो इसी तरह से बाकी नॉर्मल यूज हुआ हुआ है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए लेट्स सपोज कि मैं इस सारे को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट से करना है। तो मैं इसको सेव करूंगा और दोबारा से इसको चेक करता हूँ, तो ये देखें भाई रन टाइम एरर आ गया, ये एरर आ गई, वो एरर आ गया। तो क्योंकि हमने सारा डाटा अभी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो एक्सटेंशन मैंने इसके अंदर इंस्टॉल की थी, मैं RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, इसे क्या बोलते हैं, पूरा इसकी एब्रीविएशन क्या है, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। तो मैं ये लिखूंगा तो ये मेरे रिएक्ट के बेसिक फंक्शन को इंक्लूड कर देगा। सही है। तो ये आपको बेसिक इसका फंक्शन नजर आ रहा होगा। सही है। अब मैं इसको अगेन चेक कर लेता हूँ, तो ये जो है ना इस तरह से खाली अभी पेज आ गया, लेकिन जो एरर था वो हट गया। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ जी, अल्लाह, कुछ भी इस तरह से लिख लें, तो ये देखें जी, ये अल्लाह लिखा हुआ आ गया। सही है। तो इट मीन के यहाँ से सारी चीजें हैंडल हो रही हैं, कहाँ से, पेज डॉट जेएस के जरिए। और इसकी अगर मैं स्टाइलिंग करना चाहूँ तो वो मैं क्या करूँगा, ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर जाऊंगा, और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जिस सारे के सारे कोड को फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, और बॉडी टैग लिख लिया, और इसके अंदर मैं लगा देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर, कलर लगा देते हैं, और वो मैंने कलर कर दिया ब्राउन। ठीक है। तो अभी के लिए चेक करते हैं कि क्या ये बैकग्राउंड आया है। और ये देखिए बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है इसका, रेड हो चुका है। और इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो इसके लिए फिर क्या आ जाएगा, सिंपल कलर आ जाएगा, C1 कलर, और वो मैंने कर दिया लेट्स सपोज के वाइट से। तो अब चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए वाइट कलर हो चुका है। तो इस तरह से आप CSS जो हमने पहले पढ़ी थी उसको आप इधर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसके रूल्स थोड़े से डिफरेंट है, कुछ चीजें थोड़ी सी एडवांस हुई हैं, चीजें वही हैं बेसिक से जैसे हम लेकर चले थे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पेज को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या। सबसे पहले है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट से रिएक्ट को इंपोर्ट करो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ना भी लिखें तब भी ये वर्क देगा, करना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ।
हाँ जी, तब भी ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो लेकिन बाई डिफॉल्ट इसके साथ आ जाता है, तो इसलिए तो लिखा रहने दे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आगे क्या है, आगे थोड़ी सी हम चीजें डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले है कांस्टेंट पेज। ठीक है, ये पेज एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को क्या कर रहा है जी, ये हम रिटर्न करवा रहे हैं। और यहाँ अच्छा दो चीजें होती है, एक इसमें इंपोर्ट होता है और एक एक्सपोर्ट होता है। अब यहाँ पे हम इसे पेज हमने यहाँ पे रेडी किया, और इस रेडी वाले पेज को हम भेज रहे हैं इस पेज के ऊपर। ठीक है, मतलब कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पेज, ये वाला पेज वाला जो फंक्शन है, यही हमने इधर इसे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब ये क्या होगा, ये इधर से डाटा लेकर एक और पेज के ऊपर जाएगा, वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले आप इसको एक दफा समझ लें। ठीक है, तो यहाँ से पेज को लेकर जाएगा नेक्स्ट के ऊपर, और वहां से फिर आगे उसकी राउटिंग डिफाइन हुई होगी, जैसे मैं अभी इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे हम ये शो केसेस, तो ये देखें, ये शो केस ये बेसिकली एक राउट डिफाइन किया हो। तो खैर ये हमारे पास था। अच्छा एक और चीज है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी कि जैसे हम नॉर्मल बाकी फंक्शन यूज करते थे, तो इसके अंदर हम बाकी फंक्शंस की तरह ही क्यों इसे यूज नहीं कर रहे। जैसे हमने जेएस के अंदर कल परसों फंक्शंस डिस्कस किए थे, तो हम इस तरह से ही, इस तरह से क्यों नहीं कर रहे। तो उस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, अभी लेट्स सपोज के मैं इससे क्या कर देता हूँ, मैं इधर क्या लिखना है जी, फंक्शन, यही हम लिख देते हैं ना, फंक्शन पेज। ठीक है, और उसके बाद, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया, FUNCTIO। ठीक है, फंक्शन पेज, और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करवा देता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ, RETURN रिटर्न। और रिटर्न कुछ भी मैं लिख देता हूँ, H1। H1 के अंदर मैंने वन, इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये देखिए, अल्लाह इज ओनली वन, ये लिखा हुआ आ गया, सही है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन जो है ना, वो इस तरह से रिटर्न करवा रहा है, सेम एज इट जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते थे। लेकिन उसी को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट के अंदर जो है ना, वो एक प्रॉपर थोड़ा सा वे है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि जावास्क्रिप्ट के साथ जैसे हम फंक्शन यूज करते थे, उसको इस तरह से यूज किया जा सकता है। तो हम अभी फिलहाल रिएक्ट के ऊपर ही हैं, और उसी चीज को ही फॉलो करेंगे। तो सिंपल आपने क्या किया, कांस्टेंट पेज यानी फंक्शन आ गया, और उसके बाद आपने रिटर्न करवा दिया, और ये डिव को लिख दिया, सही। अच्छा एक और चीज माइंड में आ जाती है कि ये जो डिव टैग है, इसे क्या बोलते हैं, ये HTML का टैग है, बिल्कुल HTML का टैग है। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं JSX। ठीक है, JSX, इसका नाम आपने सुना होगा। JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल क्या होती है, कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट को और HTML के टैग्स को दोनों को मिलाकर लिखा जाता है, तो उसे हम JSX बोलते हैं। ठीक है, जैसा अभी मैंने div टैग को लिखा, तो ये मेरा क्या हो गया, JSX हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। ठीक हो गया। तो ये आज बेसिक हमारा इंट्रो था, और फोल्डर स्ट्रक्चर था, और एक हमने बेसिक मतलब कि आज स्टार्ट किया हेलो वर्ड से, कि किस तरह से रिएक्ट के अंदर यूज किया जाता है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। अभी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर हम इंशाल्लाह कल से नेक्स्ट जो है ना, वो इस तरह से इसके अंदर मजीद चीजें ऐड करते जाएं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। फिर अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।